हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर। अगर आपकी बिजनेस स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस सीरीज से जुड़कर अपनी पूरी बिजनेस स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें क्लियर करूंगा जिसमें आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर आपने बिजनेस स्टडी अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है, आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडी क्लास 12th। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या नेचर होते हैं और उसका क्या महत्व होता है, क्या मैनेजमेंट का मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, ये सारी चीजें हमें देखने को सीखने को मिलेंगी इसमें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की शुरुआत हम डेफिनेशन से करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा, मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला है मैनेजमेंट को, तो कुछ तो बोला होगा मैनेजमेंट को। पहले मैं आपको इस डेफिनेशन को बताने से पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझाता हूं। मैनेज एक वर्ब है और मेंट से वो एक नाउन फॉर्म बन जाता है, मतलब प्रबंधन बन जाता है पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ ना कुछ मैनेज करने से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। अब क्या मैनेज करने से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, तो बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड चीजें पढ़नी है और बिजनेस में क्या मैनेजमेंट, कैसे कैसे मैनेजमेंट हमें करने होते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है, वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो मैनेज वर्ब से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैनेज वर्ब से, जिसका मतलब होता है किसी चीज का प्रबंधन करना, किसी चीज का हम पहले से ही प्रबंध करके चल रहे हैं, तो वही क्या है? मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट को हम पहली डेफिनेशन से सीखते हैं, समझते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, दूसरे लोगों से काम करवाने का ही एक कला है मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट, आप बताइए? तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और पीपल। दूसरे लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको अगर पेपर में डेफिनेशन पूछे तो आप मैरी पार्कर की ये डेफिनेशन लिख सकते हो। मैरी पार्कर की द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कंसल्टेंट थी एक तरीके से। इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है और इन्होंने क्या किस चीज पर फोकस किया? तो फोकसेस ऑन द लीडरशिप एंड एबिलिटी टू अकम्प्लिश गोल को कैसे पूरा किया जाए, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, और लोगों को मोटिवेट करके, गाइड करके हम अपने टास्क को पूरा करा सकते हैं। इस तरीके का डेफिनेशन से जो है हमें बताया है मैरी पार्कर ने। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल और थ्रू अदर्स। ठीक है, तो दूसरे लोगों से या लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। अगले भाई साहब हैं CS जॉर्ज। क्या कहते हैं CS जॉर्ज मैनेजमेंट के बारे में? तो ये कहते हैं मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बस अंतर क्या आ गया इनकी डेफिनेशन में और उनकी डेफिनेशन में? तो केबल और केबल अंतर आ गया। यहां पर इन्होंने पीपल लिखा है और यहां पर इन्होंने अदर्स लिख दिया है। बाकी ये तो कंसिस्ट है और यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया है? आर्ट लिख दिया है। तो सीधी सी बात, ये ज्यादा अंतर नहीं है डेफिनेशन में, सीधी सी बात है। मीनिंग वही निकल रहा है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट, मैनेजमेंट में पाया जाता है क्या, कि मैनेजमेंट किन चीजों से कंसिस्ट है, कि भाई उसमें एक कला है। कैसी कला है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला है एक तरीके से। तो मैनेजमेंट दूसरों से कार्य करवाने का एक तरीका है मैनेजमेंट। ए मैनेजर इज द वन हु अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव by directing the efforts of others। मैंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि दूसरों को डायरेक्ट करके और उनसे सही काम करवाना ही क्या है? मैनेजमेंट है। क्या? दूसरों को डायरेक्ट करके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए दूसरों को डायरेक्ट करके, उनको दिशा निर्देश करके और सही कार्य करवाना ही क्या है? मैनेजमेंट है। हाँ, नेक्स्ट, एम्फेसाइजेस, किन चीज पर एम्फेसाइज करते हैं? द रोल ऑफ मैनेजर्स डायरेक्टिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इनकी डेफिनेशन किस पर एम्फेसाइज कर रही है, किस पर जोर डाल रही है? कि भैया मैनेजर्स का रोल क्या होता है एक में, पूरे के पूरे बिजनेस में, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में।
अगर मैनेजर सही तरीके से लोगों को डायरेक्ट ना कर पाए तो वो पूरा अपना जो कार्य है उसको डन करा ही नहीं पाएंगे, तो और आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट में ये बात आप याद रखना। दो डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। एक डेफिनेशन किसकी है, जो मैरी पार्कर की है, और CS जॉर्ज की है। दोनों की डेफिनेशन मिलती जुलती सी है। अब आगे देखिए, अगली डेफिनेशन आती है सिर्फ हेनरी एल सिस्क क्या कहते हैं, तो देखिए उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि सभी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना ही मैनेजमेंट है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। अब सीधी सी बात है कि अगर आप किसी चीज को इफेक्टिवली यूज करोगे तो कुछ तो प्रोसेस करनी पड़ेगी ना आपको। कोई भी चीज अगर आप इफेक्टिवली यूज करना चाहते हो तो कोई भी प्रोसेस तो कुछ प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, प्रोसेस ये करनी पड़ेगी कि प्रोसेस ऑफ पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। भैया बिना प्लानिंग के आप चले जाओगे तो बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हमें पहले तो प्लान करना पड़ेगा ना चीजों को। तो प्लान पहले करेंगे हम। प्लान करने के बाद फिर उन चीजों को हम क्या करेंगे, जो प्लान हमने किया है उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होंगी, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज हमने जो किया है सब कुछ, उसमें जो लोग हमने ऑर्गेनाइज किए उनको डायरेक्ट करेंगे कि किसे क्या काम करना है। फिर उन पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करके छोड़ दिया, आप वो देखें, आप उनका काम जाने, ऐसा नहीं है। हमें उन पर अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है तो कंट्रोल भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने जो सेट कर रखा है कि हमें क्या करना है। अगर हमें बेटर एजुकेशन देनी है तो बेटर एजुकेशन में पहले हम प्लान करेंगे, टीचर्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उनको कैसा कैसा पढ़ाना है हमें। और फिर उसके बाद हम अगर कोई सही नहीं कर रहा है, सही नहीं पढ़ा रहा है, सही स्टूडेंट सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सारी चीजों को देखकर हम उस पर कंट्रोल भी लगाएंगे। तो ऐसा का ऐसा पूरा सिस्टम होता है। इसी को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का और पूर्ण तरीके से कंट्रोल करने का और प्लानिंग करने का, उसके लिए ये सब कुछ काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन कह रही है, तो डेफिनेशन कह रही है कि फोकस कर रही है, वो फोकसेस ऑन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, कि भैया रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जो टीचर पढ़ाने के लिए आया है तो वो पढ़ाए, ऐसा नहीं कि वो कुर्सी पर बैठ के चला जाए इफेक्टिवली। हाँ, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कोई वर्कर अगर काम करने के लिए आए तो वो काम करे। हम कोई भी मशीन ऐसा नहीं कि बंद पड़ी रहे, लेबर बैठी रहे। तो ये सारी चीजें अगर होगी तो फिर इफेक्टिवली हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट होगा तो यू कैन यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज इफेक्टिवली इफ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स वेल। अगर चीजों को तरीके से मैनेज करते हो तो रिसोर्सेज बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे आप। और इसके लिए हेनरी एल सिस्क ने क्या बोला है, उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इफेक्टिवली कैसे यूज कर पाओगे, कुछ तो प्रोसेस होगी ना। तो प्रोसेस ये रही कि प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप पूरा कर पाओगे। आगे देखिए लॉरेंस एप्पले क्या कहते हैं। चलिए लॉरेंस एप्पल को भी देख लेते हैं। लॉरेंस एप्पल क्या कहते हैं, एप्पल कह लो आप। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। बात तो सही है कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों का डेवलपमेंट है। लोगों को सुधार दो, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। किनको सुधार दो, लोगों को सुधार दो। छोटी छोटी जो बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। emphasize that effective management is about developing people, not just controlling physical resources। भाई फिजिकल रिसोर्सेज को क्या कंट्रोल करोगे, उनको कंट्रोल नहीं करना है, वो हम लोगों को कंट्रोल करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि हमें तो लोग कंट्रोल करना है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है क्या, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये पेपर में भी आई थी कि ये डेफिनेशन किसने लिखी है, तो आप ध्यान रखना लॉरेंस एप्पले ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं हम। लुइस एलन, भैया ये एलन से आए हैं, कहां से आए हैं, एलन से आए हैं। लुइस एलन क्या कहते हैं, तो लुइस एलन मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। वाओ, सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे इन्हीं की लगती है। सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे इन्हीं की लगती है। रीजन क्या है, सिंपल एंड शॉर्ट और मीनिंगफुल, और सबसे ज्यादा मीनिंग दे भी रही है क्या, कि मैनेजमेंट क्या है। कोई क्या बता सकता है आप में से मैनेजमेंट क्या है, अरे हमें तो नहीं पता मैनेजमेंट क्या है। तो भैया जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। मैनेजर क्या करता है, कि मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर करता है। तो सीधी सी बात है, सबसे अच्छी डेफिनेशन। अब हम क्या क्या बता दें भैया कि मैनेजर क्या क्या करता है, तो जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। नहीं समझ में आया, तो सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे इन्हीं की लगती है कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या है, तो व्हाट अ मैनेजर डज, जो एक मैनेजर करता है। अब वो क्या क्या करता है, मैं क्यों बताऊं, तुम देख लो, जाके पता कर लो।
क्या क्या करता है वो, लेकिन वो जो भी करता है वो सब काय का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे चलिए। ए सिंपल येट पावरफुल डेफिनेशन दैट फोकसेस ऑन द एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि मैनेजर पीछे नहीं भाग सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नेक्स्ट, आगे वो क्या कह रहा है, हेनरी फ्यूल, भैया इनको कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते, नहीं जानते तो फिर बेकार है पढ़ाई। हेनरी फ्यूल, टू मैनेज, सेकंड चैप्टर में आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, पहले फॉरकास्ट करना है, हाँ। एंड देखिए फॉरकास्ट मतलब किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करना, क्योंकि मैनेजमेंट में एक ऐसा कार्य होता है जिसमें हम कुछ चीजों को फोरकास्ट ही कर रहे होते हैं, हम प्रिडिक्ट ही कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट में कुछ चीजें प्रिडिक्ट करनी होती है, फोरकास्ट करनी होती है, हमें अंदाजा लगाना होता है, प्लान करना होता है उनसे रिलेटेड, फिर जो चीजें जरूरत होती है उनको ऑर्गेनाइज। तो टू फोरकास्ट एंड प्लान, पहले हमें क्या करना होता है, फोरकास्ट करके प्लान बनाना होता है, और फिर उसके बाद क्या करना होता है, जो जरूरत होती है उन चीजों को इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन पर कमांड लगाते हैं और फिर उनको कोऑर्डिनेट भी करते हैं। कमांड मतलब डायरेक्ट भी करते हैं, उनको डायरेक्शन भी दिखाते हैं और उनको कोऑर्डिनेट भी करते हैं कि भैया कोई इधर उधर ना भागे, और जरूरत पड़ने पर अगर कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही होती है तो उन पर नियंत्रण भी लगाते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन है। आपको याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड और टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन आपको याद हो तो अच्छी बात है। वैसे अब इन्होंने क्या बोला है, एक क्लासिक डेफिनेशन है इनकी, हाईलाइटिंग द फंडामेंटल टास्क इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी चीजें होती हैं एक मैनेजमेंट में। ओके, अब आप आगे देखिए, यहां से ये तो थी डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन से वैसे आपको किस चीज के बारे में पता हो गया, ये पता हो गया होगा मैनेजमेंट क्या होता है। वैसे भी आप कहीं पर घूमने जाते हो, किसी टूर पर जाते हो, टूर वगैरह पर जाते हो, किसी जगह कुछ विजिट करने जाते हो, या फिर मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, तो घर से प्लान करके निकलते हो, क्या हमें खरीदना है, क्या हमें नहीं लेना है, मतलब कहां कहां हमें घूमने जाना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही निकल जाते हो, मुंह उठा के कहीं भी पहुंच जाए, जहां ले जाए भगवान वहां चले जाए, ऐसा नहीं है। हम घूमने जाते हैं तो पूरा का पूरा प्लान करके जाते हैं, ठीक है। तो और अगर आपके प्लान बहुत अच्छे बनाए होंगे, अगर आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, आपके अंदर कितना अच्छा मैनेजर है, तो आपके प्लान सक्सेस होंगे और आप कम पैसा खर्च करके भी एफिशिएंटली आप बहुत अच्छा कार्य कर पाओगे, बहुत अच्छा आउटपुट दे पाओगे, और इफेक्टिवनेस तो रहेगी, एफिशिएंटली भी आप अगर अच्छे मैनेजर हो तो एफिशिएंसी भी रहेगी आपके अंदर, कम पैसे में ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो आप चीजों को। खैर ठीक है, हम आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो अगर मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना पड़े तो आप ये लिखोगे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। और क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। आप सोच रहे हो मैनेजमेंट सुना हो गया मैनेजमेंट, अरे भैया मैनेजमेंट एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले जो काम हमें, जो देखो भाई हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा, कुछ टास्क तो होगा, कुछ गोल तो होगा ना, तो उसे पूरा करने के लिए कुछ तो प्लान करोगे, कि ऐसे चल पड़ोगे, निकल दोगे घर से, ऐसे निकल दोगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला। हमें प्लान होना चाहिए हमारा, और प्लान होके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो व्यक्ति अचीवमेंट जरूर लेता है। हम 100% नहीं कहते, लेकिन अगर जितना अच्छा प्लान उतनी अच्छी उसकी सक्सेस। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या करते हो, आप प्लान करते हो, प्लान करके जो जरूरत की चीजें उनको ऑर्गेनाइज करते हो, और ऑर्गेनाइज करके जो आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो भी आपने उन सबको डायरेक्ट करते हो कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे नहीं होना चाहिए। और डायरेक्टिंग के बाद अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, तो कुछ गलत हो रहा होता है, तो उनको करेक्ट करने की एक्टिविटी करते हो, मतलब कंट्रोल करते हो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप अपने गोल्स को सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पहले प्लानिंग कर लेना, प्लानिंग करके फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, और हमें ह्यूमन और मटेरियल दोनों पर ही कंट्रोल लगाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, तो कंट्रोल के चैप्टर में हम जाके आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, प्लान करने के बाद हमें फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, पूरा ऑर्गेनाइज करना होगा, जो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर कोई चीज
जैसे जैसे लोगों को हमें करवाना, अपना टास्क पूरा करना है, तो हमें जैसे जैसे डायरेक्ट करना है वैसे उसको गाइड करेंगे। डायरेक्टिंग मतलब गाइड करेंगे हम उसको, और गाइड करने के बाद अगर कोई सही हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो उस पर कंट्रोल भी लगाएंगे, भैया तू सही से काम नहीं कर रहा, या उसे हटाएंगे। और ह्यूमन को एंड मटेरियल रिसोर्सेज जो भी होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। ये पूरी प्रोसेस होगी। अचीव द बिजनेस गोल, ताकि बिजनेस के गोल्स हमें प्राप्त हो सके, और क्या कर सके वो भी हम इफेक्टिवली प्राप्त कर सकें, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में मतलब क्या है, इसमें टास्क पूरा होना चाहिए और कॉस्ट पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। जबकि इसमें टास्क तो पूरा होना ही चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट भी रिड्यूस होनी चाहिए। ध्यान रखना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ो, मिटा दे रहा हूं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आपको समझ में आई गई होगी। इफेक्टिवनेस को दिखाता हूं, अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट ऑन टाइम। हमें जो चाहिए वो टाइम पर पूरा होना चाहिए, कॉस्ट पर फोकस नहीं है। जबकि एफिशिएंसी, मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज वेस्टेज, हमें रिसोर्स के वेस्टेज को कम करना है। जैसे मैंने कहा कि किसी को कोई वस्तु बनाने के लिए दी कि भैया जाओ तुम एक मॉडल तैयार करके लाओ, अब वो मॉडल तैयार करके लाए तो दोनों ही ले आए टाइम पर मॉडल तैयार करके, लेकिन एक जो है उसको मैंने जो बनाने के लिए दिया था, आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए दिया था, वो पूरा फेविकॉल फैलाया आया और कुछ जो भी वहां पर कोई चीज वेस्ट भी करे आया, कागज पेपर बहुत सारा वेस्ट कर दिया। दूसरा वाला था उसने मॉडल भी तैयार कर लिया और कॉस्ट भी कम आई उसकी, और उसने बहुत टाइम पर चीजें भी अरेंज कर ली और मॉडल भी उसका अच्छा बना है। तो यहां पर दोनों चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए कि समय पर कार्य पूरा हो जाए, और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए कि कॉस्ट भी कम हो जाए। ध्यान रखना, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एफिशिएंसी अच्छी है कॉस्ट रिड्यूस कर लो, पर भले ही काम हो पाए या ना हो पाए। टाइम पर काम होना चाहिए, टाइम पर काम होना चाहिए, लेकिन टाइम पर काम होने के साथ साथ एफिशिएंसी भी होनी चाहिए कि कॉस्ट भी रिड्यूस होना चाहिए, और दोनों का मैनेजमेंट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ही कॉस्ट रिड्यूस करके आ गए, मैंने क्यों बना लिया है मॉडल, हाउस ऑफ मॉडल तो नहीं बना, लेकिन कॉस्ट इतनी कम लगाई है, हमने पैसा खर्च करे ही नहीं है, बच गए पैसे बचे। अरे भैया मॉडल तो नहीं बन पाया, जो चीज बनवाए बनाने के लिए भेजा था वो तो तुमने तैयार कर नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट भी अगर लग रही है तो लगने दो, लेकिन काम भी पूरा होना चाहिए टाइम पर। और कॉस्ट उतना मायने नहीं रखती कि भाई कॉस्ट सेकेंडरी है, कि भैया पहले इफेक्टिवनेस जरूरी है कि टाइम पर काम पूरा हो, और फिर उसके बाद कॉस्ट भी कम आए। ध्यान रखना, तो इफेक्टिवनेस भी आवश्यक है, बैलेंस जरूरी है। खैर मैं दोनों को इंपॉर्टेंट कहूंगा कि मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज वेस्टेज व्हाइल अचीविंग गोल्स। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आप देख नहीं सकते। आपको पता है मेरे अंदर कितना अच्छा मैनेजर है, पर नहीं, आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तभी समझ में आता है जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का जो आउटपुट, जो रिजल्ट होता है, उसे देखते हैं, अरे यार वो अच्छा मैनेजर है, उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर ली, मैं यार मैनेज नहीं कर पाया। तो कभी कभी हमारे अंदर का मैनेजर कब समझ में आता है, जब, वैसे आप भी एक अच्छे मैनेजर हो सकते हो, हाँ वो बात अलग है, घर में आपको कोई मैनेजर नहीं समझता, घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, हमें कोई मैनेजर नहीं समझता, कोई भी हमें कोई छोटा सा भी टास्क नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो घर की मुर्गी और दाल बराबर। हाँ, लेकिन आपके अंदर भी एक अच्छा मैनेजर छुपा हुआ है, पर आपको अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। जितनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस समझ में आप देखना है, ऐसा नहीं कि हम कहें कि एक व्यक्ति 2 नंबर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कर ले गया। 2 नंबर मतलब समझ गए ना, उल्टे सीधे तरीके से उसने रिश्वत से जो है अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर लिया उसकी वजह से। तो भाई वो कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। वहां रिश्वत वगैरह 2 नंबर के काम से अगर आपने अपने आपको सक्सेस किया है तो वो कोई मैनेजमेंट नहीं है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट मतलब जहां पर आपने लीगल तरीके से सारी चीजें सक्सेस करके दिखा दी हो तो वो है मैनेजमेंट। ध्यान रखना, आप अपने आप को अगर 2 नंबर के तरीके से पैसा से सक्सेस बनाते हो तो आप अपने आप को मैनेजर समझ रहे हो, तो गलत समझ रहे हो, आप यहां पर फ्रॉड हो। एग्जाम्पल, ए कंपनी इंक्रीजिंग सेल्स थ्रू बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करेगी, मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रेटजी लाएगी, और अच्छी स्ट्रेटजी लाके वो क्या कर पाएगी, अपनी कंपनी की सेल्स इंक्रीज कर पाएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से इंटेंजिबल फोर्स है कि भाई दिख थोड़ी रहा है, ये किसी व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति ने जो कार्य किया वो दिख थोड़ी रहा है, लेकिन हाँ उसकी स्ट्रेटजी के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हमें पता लगेगा कि हाँ मैनेजिंग अच्छी हुई है, मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। उसके बाद आता है, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब तो आप सोते में भी लिख दो कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, कि लोगों से काम करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना उनको, और सही नहीं कर रहे तो कंट्रोल करना, यही मैनेजमेंट है। लिख देना आप, तो आगे चलते हैं। और वो भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस दोनों ही होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का।
अगला आता है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या फीचर होते हैं मैनेजमेंट के? हैं कुछ तो फीचर होते होंगे। हाँ, आपको पता होगा कि सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आप वैसे ही कहां जा रहे हो, मैंने पूछा कहां जा रहे हो, कहीं कहीं नहीं सर, मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। काहे के लिए जा रहे हैं? अरे सर कर ले आए किसी ने किसी चीज के लिए। अरे नहीं भैया, आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ टास्क होगा, कुछ ना कुछ गोल होगा आपका। क्या? तो आपने एवरी बिजनेस एक्टिविटी एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसका कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक प्रॉफिट, जैसे उसका सबसे पहला प्रॉफिट इंक्रीज करना उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ करना, उसे अपने बिजनेस को ग्रोथ देना है और लोगों को सर्विस देना है, तो ये उसका बेटर सर्विस देना, बेटर क्वालिटी, ये उसके कुछ गोल होते हैं। और सेट गोल को, जैसे एक स्कूल है तो उसने अपना गोल सेट कर रखा है कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये उसका गोल है और इस गोल को पूरा करने के लिए उसे ग्रुप एक्टिविटी बना के चलनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि क्या जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्कूल का जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रहा है अच्छी एजुकेशन देने के लिए, तो उसका कुछ गोल तो गोल है ना कि मैनेज प्रिंसिपल जो मैनेज कर रहा है चीजों को, क्या गोल है उसका? सब लोगों को अरेंज कर रहा है, सब लोगों को तरीके से लगा हुआ है सेट करने के लिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। हाँ है, बेटर एजुकेशन, यही उसका गोल है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पहला कैरेक्टर हो गया मैनेजमेंट का कि गोल ओरिएंटेड है। स्कूल्स गोल इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, वेयर एज कंपनीज गोल, और कंपनी का गोल, अगर स्कूल है तो वो एजुकेशन अच्छी देगा, जबकि कोई कंपनी है तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेगी, ये उसका गोल है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसे जो भी उसने चीजें इकट्ठा की है, जो भी रिसोर्सेस उसने इकट्ठा किए, सबको कोऑर्डिनेट करेगा, सबको अरेंज करेगा, सबको सही जगह पर सेट करेगा। तभी एक मैनेजर जो है अच्छा मैनेजर माना जाएगा, जब उसका रिजल्ट सही आ पाएगा। ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल, क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है? हर जगह पाया जाता है मैनेजमेंट कि एक ही जगह पाया जाता है? स्कूल में पाया जाता है, बिजनेस में पाया जाता है, कि मतलब और भी कई चीजों में पाया जाता है? हाँ, वैसे तो मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह पाया जाता है। ऐसा कोई, आप मुझे ऐसा कोई कारण नहीं बता सकते जिसमें मैनेजमेंट नहीं लगता हो। हाँ, कहीं हम भंडारा भी अरेंज कर रहे हैं, भंडारा भी करने जा रहे हैं, या शादी ब्याह के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें चीजों को पहले से क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। सारी चीजों को प्री प्लान्ड होती है, सारी चीजें आउटलाइन पहले से तैयार होती हैं, और उन पर हमें क्या करना होता है? उस टास्क को डन करने के लिए लोगों को अरेंज करना पड़ता है। नहीं तो पता लगे कि वो जैसे बारात वाले आए हैं तो बारात में वो बैंड बाजा वाला आ ही नहीं पाया, तो ये क्या है? ये मैनेजमेंट फेल है इस व्यक्ति का, इसने बैंड बाजे वाला तो बुला ही नहीं पाया। बारात नाचेगी कैसे? तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? तो एक परवेसिव एक्टिविटी है भैया, ये यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एनजीओ, इन सब में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आप कहते हैं कभी कभी स्कूल में गए, हॉस्पिटल में गए, कोई पूछ ही रहा, और कभी बैंक में गए, बैंक में जाते हो कभी? हाँ, बैंक में गए हो कभी? देखा होगा आपने, क्या देखा होगा? वहां जाते हैं कि भैया वो ये चेक का जमा करना है, काउंटर नंबर 7 पर जाके पूछे, काउंटर नंबर 7 वाले से जाके बोल दिया तो उसने बोले काउंटर नंबर 8 पर जाकर पूछे। अच्छा, काउंटर नंबर 8 ने बोल दिया, जाके गार्ड साहब से बाहर जाके पूछो, वो बताएंगे। अरे भैया ये क्या है? मैनेजमेंट बेकार है बिल्कुल। जहां हेल्प डेस्क है वहां पर हेल्प से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, जहां पर चेक से रिलेटेड बातें, वो चेक से रिलेटेड बातें बताएं। ऐसा नहीं है कि आप इधर से उधर घुमाते रहो व्यक्ति को। तो ऐसी कोई संस्था होगी तो उसका मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? और आप मुझे कमेंट में ये बताना कि ऐसी कौन सी बैंक है जहां पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, लोगों को ऐसे ही घुमाया जाता है। कमेंट में जरूर बताना। आगे चलिए, हॉस्पिटल नीड्स मैनेजमेंट फॉर पेशेंट केयर। अगर पेशेंट की केयर करना है तो वहां मैनेजमेंट की जरूरत है कि नहीं है? पता लगे कि कोई सीरियस केस आ गया, ऑक्सीजन नहीं है, और वो आया काय के लिए? आईसीयू में एडमिट होने के लिए, वो तो मरने के लिए रखा है, बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं है, खत्म ऑक्सीजन। भैया मैनेजमेंट, तुमने अगर आईसीयू बना रखा है तो वहां पर ऑक्सीजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर कहां गए? अरे डॉक्टर तो अभी जो है अपने भैंस को सानी करने गए। अच्छा, भैंस को सानी करने गए, हो गया, उद्धार हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि मैनेजमेंट में चीजें सही जगह पर सही समय पर होनी चाहिए। एंड कंपनी नीड्स मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। कंपनी को क्यों नीड? अच्छा, कंपनी को क्यों नीड होती है? प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट होता है, सेल्स के लिए मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट करनी पड़ती है कंपनी को कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये भी मैनेज होगा। सेल्स कैसे होगी? सेल्स से रिलेटेड मैनेजमेंट होगा। तो कंपनी को ऐसे मैनेजमेंट की नीड होती है। आगे चलिए, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। कैसा? मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट, मतलब मल्टी का मतलब जानते हो? जैसे मल्टीनेशनल सुना होगा आपने, मल्टी में रहते हैं कुछ लोग, तो मल्टी मतलब जो जिसमें मल्टीपल लोग रहते हैं, ऐसी मल्टी बिल्डिंग। जैसे ही वैसे ही मल्टी डायमेंशनल मतलब जो इन्वॉल्व मैनेजिंग पीपल, जो लोगों को मैनेज कर पा रहा हो,
काम को मैनेज कर पा रहा हो और ऑपरेशंस को मैनेज कर पा रहा हो, तो सिमल्टेनियसली मतलब चीजों को एक साथ, इतनी सारी चीजों को मैनेज करने का काम कर रहा हो, तो जो एक को मैनेज कर रहा है वो तो भैया सिंगल डायमेंशन वाला हो, लेकिन ये तो कई चीजों को अरेंज कर रहा है, मल्टीपल थिंग्स को एक तरीके से मैनेज कर रहा है, तो इसलिए मैनेजमेंट कैसा हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया, क्योंकि लोगों का भी अरेंजमेंट कर रहा है और क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या कब करना है, तो ये सब चीजों काम का भी अरेंजमेंट कर रहा है, ऑपरेशंस क्या है, सारी चीजों को अरेंज कर रहा है, इसलिए हम वी कैन से मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन, मल्टी डायमेंशन है वो। अगला आता है एग्जांपल, देखिए कंपनी है, एक इन अ कंपनी मैनेजर एंश्योर एम्प्लॉइज वर्क एफिशिएंटली, वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि वो काम सही से कर रहे हैं एफिशिएंटली या नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो रही है थोड़ी बहुत कि नहीं हो रही है, एंड प्रोडक्शन रन स्मूथली, और प्रोडक्शन सही से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, एंड सेल्स टारगेट आर मेट, और जो हमने सेल्स के टारगेट कर रखा है वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही चीज को मैनेज कर रहा है कि कई चीजों मल्टीपल थिंग्स को मैनेज कर रहा है, इसीलिए तो भैया हम कह रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे चलो, जो चीज नहीं समझ में आया आगे चलो। क्यों? क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के बिना समझ में नहीं आने वाली कोई भी चीज। कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, बीच में रोक सकते हैं क्या मैनेजमेंट को, है कि आज मैनेजमेंट किया और कल रोक दिया, ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मतलब हाँ भैया टक चिक चलते रहो, एंड डज नॉट स्टॉप एट एनी स्टेज, रुकती नहीं है, और एक टारगेट हिट होता है तो हम दूसरे टारगेट के लिए मैनेजमेंट चालू कर देते हैं, मतलब मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ध्यान रखना। आगे सुनिए एग्जांपल, even after achieving one goal a company sets new goal like expansion और innovation, और expansion के चलते, innovation के चलते वो न्यू गोल सेट कर लेती है। आपने देखा होगा कि भैया पहले आईफोन आया, आईफोन ने पहले अपना ये कोई मॉडल बेचा, उस मॉडल को बेच के वो बस उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर नया मॉडल सेट कर दिया, लॉन्च कर दिया, भाई ये क्या है, इनोवेटिव होते चले जा रहे हैं, इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया और न्यू थिंग्स को क्या करते जा रहे हैं, लॉन्च करते चले जा रहे हैं, न्यू गोल सेट कर लेते, फिर उसको सेल करने में लग जाएंगे, उसकी इतनी क्वांटिटी सेल करनी है, वो क्वांटिटी हिट हो गई उनके बाद, फिर उसके बाद दूसरी कोई टारगेट ले लिया उन्होंने, तो क्या है यहां पर कंटीन्यूअस है कि बंद कर दिया आईफोन ने, पहले बेच दिया आईफोन 13 बेच के बस बंद करके आप बैठ गए, घर पर बैठ गए, ऐसा थोड़ी होता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट, तो हेंस वी कैन से मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अगला आता है ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्यों, एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं है क्या, नहीं भैया एक व्यक्ति के बस का रोग नहीं है, आप कभी स्कूल में जाना, स्कूल में जब आप जाओगे तो अकेला पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो पूरे के पूरे फंक्शन एक व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, ग्रुप होगा, उसमें कौन होगा, ग्रुप होगा, तो ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क, इसमें टीम वर्क की जरूरत होती है, किसकी, एंड कोऑर्डिनेशन, और जो टीम वर्क के अलावा कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है भैया, ऐसे कोऑर्डिनेशन में रहना है, ऐसे कोऑर्डिनेशन में बेचारे की एक टांग छोटी कर दो, अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा, ठीक है, ये तो लंगड़िया के चल रहा है और ये ठीक ठाक चल रहा है, तो बैलेंस बिगड़ रहा है, इनके दोनों के कंधे पे एक एक लाठी रख दो, अब गड़बड़ हो जाएगी, ये और बीच में वजन और टांग दो, अब ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक तरीके से टीम वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने तो 2 ही लोग लिए थे, वो तो बहुत बड़ी टीम होती है जिनके कंधों पर पूरी कंपनी का भार होता है, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल, एक क्रिकेट टीम नीड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स, सब लोगों की वजह से। कभी कभी आपने सुना मैच देखते देखते आप कहते अरे यार टीम तो बहुत अच्छा खेली थी, 400 रन बना लिए उसने, तो साला बॉलरों की वजह से हार गई। कभी कहते हो बैट्समैन की वजह से हार गई, बॉलरों ने तो बहुत अच्छे खासे विकेट गिरा दिए थे। भाई सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, और सब लोगों का कंट्रीब्यूशन जहां लग रहा हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे आप लोग भी ग्रुप एक्टिविटी करते हो, और ग्रुप एक्टिविटी में क्या, रात में ग्रुप में बैठते हो फोन पे और पबजी खेलते हो। क्या खेलते हो? पबजी। पबजी तो बंद हो गया, कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर। फ्री फायर खेलते हो। अरे भैया मत खेलो इसे, आंखें भी बैठ रही हैं, आंखें ऐसी हुई घुसी सी अंदर को। क्या कर रहे हो भाई? पढ़ाई कर लो जो आपके लिए बेटर फ्यूचर के लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है लाइफ में। एजुकेशन बहुत आवश्यक है। क्यों? कि इस बदलते परिवेश में, डायनामिक परिवेश में, डायनामिक एनवायरमेंट में आप नहीं ढल सकते विदाउट गुड एजुकेशन। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप कहोगे सर आप तो साधु संत महाराज बन जाते हो, हालांकि तुरंत भाषण देने लगते हो। आगे देखिए, डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट लाइक टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। भाई मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, मैनेजमेंट करोगे। अगर अच्छा मैनेजर होगा तो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। मतलब देखो,
अपनी जरूरत के अनुसार चेंज कर लिया ना, इसलिए डायनामिक है। बदलते परिवेश के अनुसार जो चीज बदल सके वो है डायनामिक। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट्स। चेंजिंग, जो बिजनेस का जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उस चेंज होते, मतलब ये मान लीजिए कि जो डायनामिक परिवेश में ढल सकता है, तो मैनेजमेंट तो डायनामिक परिवेश में ढल सकता है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंट में चेंज हो पाता है। जैसे आपने देखिए कोरोना में लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिया था, लोगों ने ऑनलाइन सेल चालू कर दी थी, तो मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डायनामिक है। बदलते परिवेश के साथ अपने आप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, कंपटीशन के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन लाता है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। देखिए मैं भी तो पहले चौक से पढ़ाता था, यहां पर मार्कर से पढ़ाता था, आज स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। तो बदलते परिवेश में मैनेजमेंट, आपको अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आप बदलते परिवेश में अपने आप को क्या कर पाओगे, एडेप्ट कर पाओगे अपनी चीजों को, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, एक्सक्लूड कर दिए जाओगे उस परिवेश से। आगे सुनिए, जैसे नोकिया लॉस्ट, नोकिया खत्म ही हो गई थी एक समय, क्यों, इट्स मार्केट शेयर, बिकॉज उसका मार्केट शेयर खत्म, इट फेल्ड टू अडेप्ट द स्मार्टफोन ट्रेंड, क्योंकि वो स्मार्टफोन पर जा नहीं पाई। उसने सोची स्मार्टफोन के कितना चलेगा, शहर के लोग स्मार्टफोन चलाएंगे, गांव की आबादी तो बेचारी चलाती नहीं। अब सबसे ज्यादा गांव की आबादी के पास भी स्मार्टफोन है, अच्छे वाले रखे वो। हाँ, तो सीधी सी बात यह है कि बदलते परिवेश के साथ बदल लीजिए अपने आप को, वरना निकाल दिए जाओगे। प्रकृति भी क्या करती है, जंग लगा देती है। अगर बदलते परिवेश के साथ अगर आपने अपने आप को नहीं बदला ना, तो ध्यान रखना प्रकृति भी आपको ठेला समझ के और जंग लगा लोगे, रस्ट से खत्म कर देगी आपको। हाँ, तो सीधी सी बात यह है, रस्ट से खत्म नहीं होना तो आपको, तो मैनेजमेंट के अंदर तो ये फंक्शन है, एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो क्या कर पाएगा, अपने आप को बदलते परिवेश में ढाल पाएगा। आगे सुनिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, कोई आपसे पूछे मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, तो खुद का नेचर मत बताने लग जाना कि हम बहुत ही खड़ूस हैं। कौन का नेचर बताना, नेचर बताना मैनेजमेंट का कि भैया वो एक आर्ट है। क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में स्किल लगती है। क्या लगती है, स्किल लगती है। बिना आर्ट मतलब जिसमें स्किल यूज हो, जैसे कहते हैं अरे यार मैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट करूंगा, देख एक को दिया आर्ट एंड क्राफ्ट तो उसने कुछ नहीं कर पाया, उसके अंदर आर्ट है नहीं है। दूसरे ने बहुत, जो जिन चीजों को हम रद्दी समझ के फेंक रहे थे उसका उन्होंने बहुत अच्छा एक क्राफ्ट करके दिखा दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट करके दिखा दिया। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है कि आप कैसे कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है, एक आर्ट है मैनेजर्स का। क्रिएटिविटी होती है इसमें, पर्सनल स्किल लगती है, प्रैक्टिस लगती है किसी मैनेजर की, उसने बहुत लंबे समय तक मैनेजर ने, एवरी मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। हर मैनेजर का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है और इसलिए मैनेजर क्या कर पाते हैं, कुछ मैनेजर अच्छा आउटपुट दे पाते हैं, कुछ अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। क्यों, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग अलग वेरी कर देता है दोनों के रिजल्ट में। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, जितने अच्छे प्रिंसिपल होंगे आपके, तो आप क्या कर पाओगे, बेटर आउटपुट दे पाओगे। क्योंकि हर जगह आप अपनी पर्सनल स्किल को यूज करके एफिशिएंट वे में चीजों को अप्लाई कर सकते हो। थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड, अच्छा देखिए मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, तो ऐसे ऐसे आर्ट है। एक तो इसमें क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल लगती है, दूसरा इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और उस थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन बिजनेस कॉन्सेप्ट्स बट रिक्वायर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लेकिन रियल लाइफ आपने देखा होगा, किसी जगह नौकरी लेने जाते तो कहते कितनी जगह काम करने का एक्सपीरियंस है, कहां कहां काम किया है आपने, तो वो एक्सपीरियंस आपको इस बात को प्रूव करते हैं कि हां आपके पास एक अनुभव है और उस अनुभव से आपने चीजों को सही ढंग से समझना सीखा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट पर्सनल अनुभव पर भी डिपेंड करता है। अब यहां पर देखिए वो कह रहा है एग्जांपल देखिए, टू मैनेजर्स मे हैंडल द सेम प्रॉब्लम डिफरेंटली, वन यूजिंग द मोटिवेशन एंड अदर यूजिंग द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। हां, यहां पर दो कोई सिचुएशन हैंडल करने के लिए दो मैनेजर को भेजा गया था, एक को यहां भेजा गया, एक को वहां भेजा गया। एक ने किस तरीके से मैनेज किया, एक ने मैनेज किया उनको डिसिप्लिन से, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और एक ने मोटिवेशन से, मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन दे दिया उसने कि जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य किया है या जिन लोग भी अच्छा कार्य करेंगे उनको ट्रिप मिलेगी घूमने के लिए। अब वो सारे लग गए, बढ़िया काम हो गया, आउटपुट अच्छा आ गया। स्ट्रिक्टली वाला था, उसने हो सकता है मोनोटोनस बना दी सिचुएशन, विरोधी हो गए हो थोड़े बहुत जो भी वर्कर है, या फिर हो सकता है स्ट्रिक्टनेस की वजह से काम बहुत अच्छा हो गया हो। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, वहां के क्या एटमॉस्फेयर रहा है उस समय का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है क्या, हाँ आर्ट है। क्यों है आर्ट, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल लगती है। क्या लगती है, पर्सनल स्किल लगती है। आगे मैनेजमेंट एक साइंस भी है। जैसे साइंस के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज साइंस में होती है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक नॉलेज है।
आप एमबीए वगैरह करोगे तो सिस्टमैटिक नॉलेज गेट करोगे या नहीं करोगे किसी चीज से रिलेटेड? तो सिस्टमैटिक नॉलेज भी है, जैसे साइंस की सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, आप डॉक्टरी करते हो, आप और कोई डॉक्टर बन रहे हो या आप और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो जिसमें साइंस है, तो फिर ऐसी स्थिति में वैसे ही नियम जैसे साइंस में लग रहे हैं वैसे ही नियम कहां लग रहे हैं? एमबीए वगैरह मैनेजमेंट में भी लग रहे हैं, तो सिस्टमैटिक नॉलेज है ना उसमें। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रिंसिपल लाइक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहां पर मैनेजमेंट कहां पर बेस्ड है? किसी प्रिंसिपल पर तो है ना, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे रखे हैं, उन पर बेस्ड है पूरा मैनेजमेंट। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, और यूनिवर्सल वैलिडिटी भी होती है, साइंस मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो मैनेजमेंट भी तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ऐसा ही आप एक बात बताइए, क्या हमारे भारत में ही मैनेजर्स की नीड होती है या फिर दूसरे देश में भी मैनेजर की नीड होती होगी? क्या हमारे भारत में ही मैनेजमेंट किया जाता है? क्या हमारे कुछ एक बिजनेस में ही मैनेजमेंट किया जाता है कि सभी बिजनेस में मैनेजमेंट किया जाता है? तो सभी बिजनेस में ही मैनेजमेंट किया जाता है, सभी कंट्रीज में मैनेजमेंट किया जाता है। हेंस वी कैन से व्हाट कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्यों? जो चीज हर जगह एप्लीकेबल हो रही है, मतलब वो एक सिस्टमैटिक ऐसी नॉलेज हो गई जो साइंस के रूप में एक एक्सपेरिमेंटल है, वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मैनेजमेंट एक साइंस हो गया। प्रिंसिपल लाइक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मैनेजमेंट की कैसी वैलिडिटी है? एक तो सिस्टमैटिक नॉलेज है और एक हर जगह अप्लाई होता है कि नहीं होता है? सर्टेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अब एग्जांपल, डिवीजन ऑफ वर्क फ्यूल्स प्रिंसिपल है। कौन का प्रिंसिपल है? आपसे पूछा जा सकता है, डिवीजन ऑफ वर्क कौन का प्रिंसिपल है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये फ्यूल का प्रिंसिपल है। और इंप्रूव एफिशिएंसी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एक बात बताना, डिवीजन ऑफ वर्क एक जगह ही अप्लाई होता है कि सभी जगह? भाई इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने से वास्तव में ही एफिशिएंटली हम कार्य कर पाते हैं। इफेक्टिवनेस तो रहती है, एफिशिएंटली भी कर पाते हैं। तो क्या हमें डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये कैसा हो गया? यूनिवर्सल हो गया एक तरीके से। और जो चीज यूनिवर्सल वैलिडिटी रखती है तो वो साइंस है। क्या है? साइंस है। तो जैसे साइंस के अपने कुछ नियम है, वैसे मैनेजमेंट के भी अपने कुछ नियम है। चलिए आगे देखिए, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वेल डिफाइंड नॉलेज है इसमें, रिक्वायर बिजनेस एंड मैनेजरल स्किल। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोफेशन में कुछ आपको नॉलेज लेनी होती है, कुछ स्किल लेनी होती है, मैनेजरल स्किल लेनी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपको किस चीज की जरूरत होती है? मैनेजरल स्किल की जरूरत होती है। तो वेल डिफाइंड नॉलेज है, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स बिजनेस एंड मैनेजरल स्किल। ये चीजें जरूरी होती हैं, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो मैंने जैसे प्रोफेशन में अपने खुद के कुछ नियम होते हैं, वैसे इसमें भी इसके कुछ नियम होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एमबीए वगैरह, पीजीडीएम प्रोग्राम्स ऑफर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो इसमें आपको प्रोफेशनल की तरह ट्रेनिंग भी मिल जाती है। तो मैं जब आप प्रोफेशनली कोई चीज कर पा रहे हो, नॉलेज गेट करके, एक अच्छा ज्ञान गेट करके, डिग्री करके आप उससे रिलेटेड सर्विस दे पा रहे हो, तो भैया वो प्रोफेशन ही तो है। डॉक्टर्स, टीचर्स जो पहले पढ़ के आते हैं और फिर अपनी सर्विस देते हैं, तो ये प्रोफेशन ही तो है। वैसे ही मैनेजर्स भी पहले स्टडी करके आ रहे हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज गेट करके आ रहे हैं, फिर अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो हेंस वी कैन से मैनेजमेंट इज आल्सो अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन भी है। तो वेल डिफाइंड नॉलेज भी होती है इसमें, और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी देखो, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है जहां से आप डिग्रियां करते हो, और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स। हाँ, ये बात सही है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, इनके लिए स्ट्रिक्टली जो है एनफोर्स किए जाती हैं, जो लॉ है, जो कानून के नियम है, वो सारे के सारे स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाते हैं। जबकि जो बिजनेस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, वो जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट, उसमें इतने स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किए जाते। इसलिए हम इसको स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, एथिकल है। मतलब ऐसे हैं कि ठीक है, आपको मानना ही पड़े, मानो ठीक है, मानना जरूरी आवश्यक है, पर ऐसा नहीं कि कंपल्सरली ही 100% ही आवश्यक है वो चीजें। अनलाइक लॉ और मेडिसिन, लेकिन लॉ और मेडिसिन में आपको चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। समझ रहे ना? लॉ और मेडिसिन में तो आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है? हार्ट पेशेंट है। और हार्ट पेशेंट को मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं आप समझिए, कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है और उसको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है उसका। क्या उसकी डिग्री नहीं छीन सकती? बिल्कुल छीन सकती है, क्योंकि उसने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया। अब बात यह है कि वहां पर हुआ क्या कि जिसने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया था वो डर्मेटोलॉजिस्ट, मान लीजिए वो महिला थी वो डर्मेटोलॉजिस्ट, और उसने हार्ट पेशेंट का इलाज कर दिया, वो मर गया तो घर वालों ने क्या किया? केस कर दिया। तो पुलिस पहुंची वहां पर। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस डॉक्टरनी को, उस डॉक्टर साहिबा को अरेस्ट करेगी, क्योंकि उसने गलत काम किया है, क्योंकि वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट है और उसने
हार्ट पेशेंट का इलाज किया है, उससे उसकी डेथ हो गई है। तो अब वहां पर पुलिस पहुंचेगी। जब पुलिस पहुंचेगी तो पुलिस में 2 जेंट्स वहां पहुंचे और उस महिला को वहां से जो है अरेस्ट कर लिया उन लोग ने। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो उन्होंने उसको पकड़कर और अरेस्ट करके ले गए। एक बात बताना, क्या यह कानून में लिखा हुआ है कि किसी महिला को कोई जेंट्स पुलिस जो है अरेस्ट करे, जेंट्स पुलिस उसको अरेस्ट करे, हाथ से उसको पकड़ के ले जाए? क्या यह कानून में लिखा हुआ है? नहीं लिखा। इन लोगों ने भी कानून फॉलो नहीं किया, तो इनके लिए भी अब प्रावधान बन गया। इन लोगों के लिए भी कानून है, इन लोगों को भी उस बात को ध्यान, ये लोग भी तुरंत फोन लगाएंगे। किसको फोन लगाएंगे? हाँ भैया पहुंच जाओ, 2 हेड कांस्टेबल, 2 फीमेल कांस्टेबल पहुंच जाइए, 2 फीमेल कांस्टेबल पहुंच जाएंगे, धर के 4 थप्पड़ देके और ले जाएंगे उसको अरेस्ट करके। अब कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर हाँ, दूसरी बात यह है कि वहां पर कंप्लेन भी आएगी, वहां पर कंप्लेन भी आनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर इन लोगों को लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने खाना आपको थाली में खिलाना चाहिए था, पत्तल पे खिला दिया। किसी होटल में खाना मुझे थाली में खिलाने का लॉ था, मैंने पत्तल पे खिला दिया। बोल रखा था ऊपर सीनियर ने कि थाली में खिलाना, पत्तल पे खिला दिया। तो क्या दिक्कत हो गई? बहुत बड़ी कोई ऐसी अपराध नहीं कर दिया। मतलब सीधी सी बात यह है कि इतना कोई आवश्यक नहीं है, मतलब उतना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। जबकि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट कैसा स्ट्रिक्ट है, आप डेप्थ में समझोगे तब और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोफेशन भी है ये, क्योंकि इसमें नॉलेज भी होती है, आपको किसी कॉलेज या उससे जाकर डिग्री भी कर सकते हो, और कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, मेनी मैनेजर्स फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बट नॉट ऑल आर लीगली बाउंड टू कोड ऑफ एथिक्स। ठीक, सभी बंधक नहीं है उस चीज से, लेकिन यहां पर सभी बंधक है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो स्किन विशेषज्ञ हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, वो स्किन विशेषज्ञ स्किन रोगी को ही देखेंगे। वो किसी ऐसा नहीं कि किसी किडनी वाले का इलाज करने लग जाए, समझ रहे ना? तो यहां उन लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। दवाई का कितना डोज किसको देना है, वो सब कुछ सिस्टमेटिक है उनका। चलिए आगे देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशनल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब तीनों ऑब्जेक्ट में अंदर भी पढ़ लेते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव में तीनों ही पढ़ाऊंगा, आप तीनों को देखना। पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब फर्म जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? आपने मान लीजिए कोई कंपनी खोली, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? कि हम सरवाइव कर सके। क्या कर सके? सरवाइव कर सके, कि हम टिक सके इस कंपटीशन भरे मार्केट में, इसमें कट थ्रोट कंपटीशन के सामने हम टिक सके। तो सर्वाइव, ए बिजनेस मस्ट अर्न रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। ठीक है, हमेशा आपको इतना पैसा तो रेवेन्यू जनरेट होना ही चाहिए कि आप कम से कम कॉस्ट तो कवर कर सको, कॉम्पिटिटर से लड़ तो सको। सर्वाइवल पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 बताऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसके। ऑर्गेनाइजेशनल के भी 3 है, 3 और 3 में भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 3 में भी 3, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 में भी 3 होते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन सा होगा? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले वाले में 3, क्या क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशनल है उसमें कितने? पहले सर्वाइवल, पहले कम से कम इतना पैसा तो आए कि सर्वाइव कर सके। फिर प्रॉफिट, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड रिवॉर्डिंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इन लोगों को भाई, सब लोगों को पैसा चाहिए होता है, और सब लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम इतना तो प्रॉफिट आना ही चाहिए कि कोई व्यक्ति बना रहे, टिका रहे बिजनेस में। ग्रोथ, और फिर ऐसा नहीं है कि आज आप यहां हो, आज आप यहां हो तो आप इन्हीं सीढ़ियों से आगे बढ़ते चलोगे ना, तो आगे भी जाना जरूरी है, मतलब ग्रोथ भी जरूरी है। यहां से आपने चले थे और अब आप यहां हैं, और अब आप यहां हैं, और आगे चल के आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, और पहले तो सर्वाइवल के लिए उतना कॉस्ट कवर होने लायक प्रॉफिट मिले, फिर प्रॉफिट इतना मिले कि आप फिर अपने आप को क्या कर सको? ग्रोथ दे सको। जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको भी ग्रोथ, उनको प्रॉफिट मिल जाए, और उनको प्रॉफिट मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगी। एक्सपेंडिंग मार्केट, रीच वर्कफोर्स एंड प्रोडक्शन, और अच्छा प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आप कर सको। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलिए।
एग्जांपल दिया हुआ है, एप्पल एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट लाइक आईफोन एंड मैकबुक्स। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया कि एक्सपेंड कर पाया बिजनेस अपना, ग्रोथ दे पाया अपने बिजनेस को कि नहीं दे पाया? भाई ये जो काम उसने किया है ना, वो इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट में आता है। अब वो सर्वाइवल नहीं कर रहा, रोटी कपड़ा और मकान के लिए परेशान नहीं है बेचारा, अब तो वो एक्सपेंशन में है, ग्रोथ में है, प्रॉफिट भी खूब कमा रहा है और ग्रोथ में भी है, उसके शेयर होल्डरों को भी पैसा खूब मिल रहा है और इधर उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है मार्केट में। अगला सोशल ऑब्जेक्टिव दूसरा आता है, मैंने पहला पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद कौन सा? दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज का भी भला होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड फेयर प्राइसिंग, हम जो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, नंबर 1 नहीं मतलब ठीक है, क्वालिटी तो होनी चाहिए, और फेयर प्राइसिंग, ऐसा नहीं कि ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें चल रही हूं, हमारी क्वालिटी भी फेयर होनी चाहिए और प्राइस भी फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और देखो सीधी सी बात है, समाज, आप अगर कोई बिजनेस लेकर आए हो तो उसमें समाज का बंटाधार करोगे या समाज का भला करोगे? समाज का भला करोगे तो फेयर प्राइस पे नहीं बेचोगे, अच्छी क्वालिटी नहीं बेचोगे, कुछ भी मिला के बेचोगे। दूसरा, फिर जिस समाज से आप पैसा कमा रहे हो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, एम्प्लॉयमेंट भी तो देना जरूरी है ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करोगे, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों की, हॉस्पिटल, स्कूल, इनकी भी सुविधाएं बढ़ेंगी, तो ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी बनती है। सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं बनता? देखिए, आपको कुछ सीखना है तो रतन टाटा जी से सीखिए, उन्होंने कितना पैसा जो है शिक्षा और डेवलपमेंट में लगा दिया, दान कर दिया, हॉस्पिटल्स वगैरह में दान कर दिया। क्या है ये उनका सोशल ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने खूब पैसा कमाया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको, तब जाके फिर वो सोशल ऑब्जेक्टिव पर सेट हुए और आज देखिए उनके नाम जो है पूरा विश्व जानता है। तो रतन टाटा जी तो सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा क्या कर दिया? शिक्षा में और हॉस्पिटल्स में लगा दिया, बहुत हद तक पैसा, मतलब बहुत सारा पैसा, 90% से भी ऊपर पैसा वो जो है सोशल ऑब्जेक्टिव में लगा गए। अगला पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने प्रॉफिट का, बेनिफिट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। पर्सनल में क्या होता है, जो एम्प्लॉइज आपके यहां काम कर रहे हैं, आपने अपना भला सोच लिया, अपना काम बनता पर यहां भाड़ में नहीं जाएगी जनता, अपना काम बना लिया ना तुमने, प्रॉफिट कमा लिया ना, सर्वाइवल कर लिया ना, ग्रोथ कर लिया ना, समाज का भला कर लिया ना, आपने क्या कर दिया? सड़क, बिजली, पानी, रोड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब करवा दिया ना। अब भैया एक और बात और आती है, क्या कि आपने अपनी ग्रोथ कर ली, आपने सब कुछ अपनी भी तो ग्रोथ कर ली, तो अब सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गया यहां पर, आपने सोशल मतलब समाज के लिए भी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स वगैरह में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, तो समाज का भी भला कर दिया। अब आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके यहां काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनकी भी तो कुछ पर्सनल, कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ पर्सनल बातें होंगी, जो आप एम्प्लॉय, आपने बिजनेस का काम बन गया, समाज का काम बन गया, आप जो काम कर रहे हैं वो क्या वहां पर भाड़ झुक रहे हैं? नहीं, उनके लिए भी है कुछ, क्या है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क, उनके काम के लिए उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको ट्रिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हस्बैंड वाइफ को बाहर घूमने की ट्रिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। और सभी बॉस, जितने भी बॉस हैं, सबको अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतना रेम्युनरेशन देना चाहिए और एक ट्रिप जरूर देनी चाहिए, ताकि हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जा सके। जिंदगी काय में लग जाती है? कंपनी में लग जाती है, कंपनी में लगे रहते हैं बेचारे। करियर ग्रोथ, फिर ऐसा भी हो, उनको ऐसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह मिलना चाहिए, उनका करियर ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पूरी जिंदगी वो वहीं एक कुर्सी पर 10-12 हजार रुपये कमाते कमाते मर जाएंगे, भाई आगे भी उनको प्रमोशन वगैरह मिलने चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड लर्निंग, सीखने की, आगे दूसरी देश में जॉब पर भेजने की, ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बाद में मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय को पैसा कमा लिया, नौकरी, सब कुछ सक्सेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्निशन है, कैरियर ग्रोथ हो गई, फिर भैया खुद को भी तो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ हम किसी अच्छी फर्म में काम करते हैं। तो एक कंपनी लाइक गूगल प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपने एम्प्लॉइज का भला सोचे, ताकि मेंटल रेवोल्यूशन चलने लगे कि मालिक का मतलब जो ओनर है, कैपिटल है, वो अपने एम्प्लॉइज का भला सोच रहे हैं और एम्प्लॉइज किसका भला सोच रहे हैं? कैपिटल का, मतलब जो बिजनेसमैन है उसका भला सोच रहे हैं। ठीक है, अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतने में आपको समझ में आ गया हो कि मैनेजमेंट के बिना तो सब धराशायी हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फर्म ही खत्म हो जाएगी, बिजनेस ही डूब जाएगा। तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंस क्या है? तो ग्रुप गोल्स को अगर अचीव करना है तो आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। क्या कि अचीव ग्रुप गोल, अगर आप अलाइंस द एफर्ट्स ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव, अगर आपको किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करना है
तो क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल के लिए, ए फुटबॉल कोच एंश्योर प्लेयर्स वर्क टुगेदर टू विन, ठीक है, ग्रुप गोल को पूरा कर सकता है। तो ये कोच ने बिल्कुल ग्रुप गोल को पूरा, जीतना है इनका गोल, और वो अपने प्लेयर को ऐसे टुगेदर सेट करेगा कि वो मैच को क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे। तो मैनेजमेंट के बिना ग्रुप गोल पूरा नहीं हो सकता। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ, रिड्यूस द वेस्टेज टाइम एंड मनी एंड कॉस्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। रिसोर्सेज, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, वेस्टेज नहीं होना है यहां पर किसी चीज का। लर्न मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स कार कंपनीज रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज। कोई नौसिखिया होगा, लर्नर होगा, अप्रेंटाइज होगा, तो डेफिनेटली वेस्टेज करेगा, लेकिन हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। तो प्रॉपर ट्रेनिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट भी करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम किनको कम कर पाते हैं, वेस्टेज को कम कर पाते हैं। और जब वेस्टेज कम कर होंगे तो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, और ये सब कुछ कब हो पाएगा, जब मैनेजमेंट होगा। हेंस वी कैन से मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैनेजमेंट। डरो मत, डर क्यों रहे हो? क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट होगा तो डायनामिक होगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करते हैं, चीजों को आगे पीछे सोच के चलते हैं, और सोच के चलते हैं तो वो चीजों को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बना के चलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम क्या कर पाएंगे, बदलते परिवेश में अपने आप को क्या कर पाएंगे, एडेप्ट कर पाएंगे, ढाल पाएंगे, वरना पीछे चले जाएंगे। आगे चलिए, हेल्प्स बिजनेस एडेप्ट टू मार्केट चेंज। नेटफ्लिक्स शिफ्टेड कॉमन फ्रॉम डीवीडी रेंटल्स टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स डीवीडी से काय पे चला गया, स्ट्रीमिंग पर चला गया भैया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर। नहीं जाता तो खत्म हो लेता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं है। और हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है मैनेजमेंट का? इन्हीं बातों को लिखे आना, नंबर मिलेंगे अच्छे। तो हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट, समाज का भी कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। समाज का भी भला होता है मैनेजमेंट से, अभी पढ़ के आए ना अंदर, समाज का भी भला होता है। डॉक्टर, सॉरी, हॉस्पिटल, और क्या नाम है, एजुकेशन, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, तो समाज का भी भला होता है। और सुनो, प्रोडक्ट भी और टेक्नोलॉजी भी हमें सही समय पर सोसाइटी को मिल पाती है। जो रिसोर्सेज कम है, फ्यूअर है, उन रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो बहुत अच्छी बात है मैनेजमेंट। फिर तो मैनेजमेंट के बिना कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन्फोसिस प्रोवाइड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। हाँ, इन्फोसिस प्रोवाइड करती है एजुकेशन, तो सीधी सी बातें है, कुल गरीब और जो गांव के लोग होते हैं उन लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। तो सीधी सी बातें है, मैनेजमेंट के द्वारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है, समाज का भला भी होता है। तो लिखना दबा के क्या कि मैनेजमेंट समाज का भला करता है, मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में हमें ढलने का मौका देता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कम पैसा में बहुत सारा मटेरियल प्रोडक्ट बना के देता है, और हमारे टारगेट को हिट करने में हेल्प करता है। ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख देना आप तो, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगला क्वेश्चन आता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल, 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। टॉप होगा, और मिडिल होगा, और बॉटम होगा, या लोअर लेवल भी कह लो आप इसको। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं, और ये वो लोग हैं मिडिल वाले जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। और यहां पर फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो उस काम को देखने वाले जो मैनेजर हैं, वो जो सुपरवाइजर हैं, वो लोअर लेवल के हैं, बॉटम लेवल के। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताता हूं। जैसे डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन है? स्कूल के, जैसे आपके स्कूल में डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, तो ये पॉलिसी बना रहे हैं। इन्होंने पॉलिसी बना के एग्जीक्यूट कर दी आगे की ओर। कौन की ओर? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ओर, मतलब टीचर्स की ओर। हम टीचर्स के ऊपर डाल दी वो। अब टीचर्स क्या करेगा, उनको कौन को एग्जीक्यूट कर देगा, आगे को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स यहां पर कौन है? स्टूडेंट्स से हम क्या करवाएंगे, वो काम पूरा करवाएंगे, और स्टूडेंट्स वो काम पूरा करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और फिर स्टूडेंट्स हमें पूरी वो रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देके फिर हम क्या करेंगे, ऊपर मिडिल वाले और ऊपर उसको रिपोर्ट देंगे। तो कुल मिलाकर खैर ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। ऐसी कंपनी में भी होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो पॉलिसी बनाते हैं, फिर नीचे जो मिडिल में मैनेजर्स वगैरह होते हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह होते हैं, और ये मैनेजर सुपरवाइजर को आगे एक्सेस कर देते हैं, और फिर लेबर से वो काम करवाया जाता है। लेबर उनको एक्ट करती है और आउटपुट बताती है। देखते हैं हम इसको, समझते हैं। खैर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड सीईओ वगैरह होते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी वगैरह होते हैं। हाँ, मेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड पॉलिसीज। द सीईओ रिलायंस डिसीजंस
डिसाइड्स, सीईओ ऑफ रिलायंस, रिलायंस का जो सीईओ है, डिसाइड्स ऑन न्यू बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में डिसाइड कर लिया उसने, सीईओ ने। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग एंड मैनेजर्स इंप्लीमेंट्स प्लान सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करवाएगा ये, आगे जो है क्या करेगा, इनको एग्जीक्यूट करेगा। अब कौन होंगे? अब होंगे जो सुपरवाइजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो लेबर से वो काम फंक्शनिंग करवाएंगे। तो एक कौन हो गए? एक ये हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह, और दूसरे कौन हो गए? दूसरे हो गए हमारे मैनेजर्स वगैरह। मैं अगर इसको इसमें दिखाऊं तो टॉप पर कौन हो गए? ये हो गए सीईओ वगैरह हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, क्योंकि कमी होते हैं ना, इसलिए टॉप पर इस टाइम इसमें पिरामिड में दिखाना आप। फिर आएंगे मिडिल वाले। मिडिल में कौन आएंगे? मिडिल में आएंगे ये वाले एचआर वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग मैनेजर वगैरह, ये मैनेजमेंट आएंगे। फिर आते हैं सबसे नीचे जो वाइड एरिया है, इसमें आएंगे हमारे कौन? इसमें आएंगे हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहीं पर तो फैक्ट्री में यहीं पर तो काम किया जाता है, तो यही तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है। क्योंकि ना तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले कुछ काम करते, ना टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, ये तो पॉलिसी बनाते हैं और एक एग्जीक्यूट करते हैं। एक वास्तव में यहां पर काम करवाया जाता है वर्कर से। तो मैनेजमेंट इंक्लूड सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, टीम लीडर्स, एंश्योर डेली टास्क एंड कंप्लीटेड एफिशिएंटली। ये चीजें पहले इनके द्वारा तय की जाती है, तो ध्यान रखना। फैक्ट्री सुपरवाइजर एंश्योर वर्कर कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, कि वो टाइम प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन देखता है? ये देखता है फैक्ट्री का सुपरवाइजर, और ये ऊपर इन्फॉर्म करता है, वो और ऊपर इन्फॉर्म करते हैं। और अगर ऑर्डर आ रहा होता है तो ऊपर उनसे ऑर्डर उनके पास आता है, फिर उनसे आता है, फिर इनके पास आता है ऑर्डर। ध्यान रखना, फीडबैक यहां से नीचे से ऊपर को जाता है उनके पास। तो मिडिल का काम जो करते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप पे बैठे हुए पॉलिसी बनाने वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, और जो वास्तव में फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं जो सुपरवाइजर हैं वो कौन है? वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। पर इनको भी, सुपरवाइजर को भी कोई आप एरा गैरा नत्थु खैरा मत समझ लेना, ठीक है? ये भी अपने आप में मैनेजर है, लेबर नहीं है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो पहला फंक्शन है, 5 फंक्शन हमें इसमें पढ़ने हैं जो प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं, हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग। चलिए पूरा इसको, क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले प्लानिंग करना बताता हूं मैं आपको, प्लानिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग एक्चुअल में किसी कार्य को करने के लिए पहले से एक आउटलाइन सेट कर लेना। जैसे लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी लगाने के लिए वो पहले से आउटलाइन सेट कर लेती है कि हमें डिजाइन कैसा बनाना है, तो वो प्लानिंग है। पहले से आपने एक फॉर्मेट बना लिया किसी चीज का, तो आपने प्लान कर लिया ना, पहले से सेट कर लिए चीजें। तो देखिए, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। कब, क्या, कैसे, किसी कार्य को कब कैसे कहां कैसे करना है, सारी चीजें सेट कर लेना। कब, कैसे, कहां करना है, सारी चीजें सेट कर लेना, ही क्या है? प्लानिंग है। आगे चलिए, एग्जांपल देखिए, स्टार्टअप प्लान टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये प्लान है, 6 महीने में हमें ये प्लान सेट कर लिया है कि मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, तो अभी से डेवलपमेंट चालू कर देंगे, प्रोसेसिंग चालू कर देंगे ना उसकी, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो रिसोर्सेज वगैरह होंगे सही नहीं हो रहे होंगे तो कंट्रोल भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आगे ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग टास्क रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो हमने रिसोर्सेज करेक्ट किए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग टास्क सौंप देना, मतलब ऑर्गेनाइज करना उनको, और ऑर्गेनाइज करके असाइनिंग टास्क एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज को और टास्क को सबको असाइन भी करेंगे टास्क को, और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को कम से कम सस्ते में अच्छे से अच्छा रिसोर्स हम क्या करके लाएंगे? कलेक्ट करके लाएंगे। इन अ रेस्टोरेंट, शेफ कुक फूड वाइल वेटर्स सर्व कस्टमर्स। ठीक है, अच्छा, हायरिंग, अब स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग में क्या होता है? तो स्टाफिंग में आपको हायर करना होता है, अपॉइंट करना होता है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जॉब के लिए। कभी कभी हम ऐसे लोग ले आते हैं कि जो उस काम को कर ही नहीं पाते, तो आपने गलत पर्सन की स्टाफिंग कर ली है। आपको स्टाफिंग सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना होता है, तो सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना सही जॉब के लिए ही क्या है? स्टाफिंग है।
प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया चीजों को, अब सही जगह पर सही व्यक्ति सेट करना है। और जब सही व्यक्ति सेट हो जाएगा तो फिर आगे ये ध्यान रखना है कि वो हमने व्यक्ति सेट किया है, वो क्या खुद से काम करना नहीं जानता, तो उसको ट्रेन व्रेन कर करू के, उसको स्टाफिंग करके ट्रेनिंग कर करू के फिर उसे सेट करेंगे, फिर उसे गाइड भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, उसे बताएंगे कि भी क्या बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है, तो गाइड भी करेंगे उसके। तो लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, लीड करना, उनको दिशा निर्देश करना, मोटिवेट करना, समय समय पर डिमोटिवेट भी कर सकते हो आप किसी को, वैसे मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेशन भी, मतलब मोटिवेशन क्या हो सकता है, कंट्रोलिंग और बढ़ा देना, डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी कर्मचारी। खैर ठीक है, आप मोटिवेट कर सकते हो उनको, जैसे उनको कंपनसेट करके और बोनस वगैरह प्रोवाइड करके, कभी कभी तारीफ करके, कभी कभी प्रमोशन देकर, कभी कभी कोई ट्रिप देकर, तो इससे मोटिवेट होता है व्यक्ति। और मोटिवेट होने और डायरेक्टिंग करोगे आप व्यक्ति को, सही तरीके से गाइड करोगे एम्प्लॉय को, तो व्यक्ति और अच्छे से काम करेगा। ये सेल्स मैनेजर मोटिवेट्स हिज टीम टू अचीव मंथली टारगेट्स। मंथली टारगेट अगर अचीव करोगे ना तो पार्टी दूंगा आपको अच्छे होटल में। आप भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो, ताकि और उन लोगों का भी भला हो सके जिन लोगों ने अभी बीएसटी नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि आज इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, कल सेकंड चैप्टर आपको 15 डेज में कंप्लीट करना, 12 डेज में कंप्लीट करना है पूरे के पूरे चैप्टर्स, ठीक है। 10 to 12 डेज में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसी एक आध चैप्टर का डबल पार्ट हो सकता है, तो वैसे 15 डेज का टारगेट है, 15 डेज में हमें पूरा कम से कम हर हालत में तैयार करना है। कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बना के रखना, लोगों को इकट्ठा सामंजस्य में लाना। और कोऑर्डिनेशन के बिना तो जब चीजें नाकिता नहीं होंगी ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन एंश्योर हार्मनी, सामंजस्य, तालमेल, लोगों के बीच में यूनिटी। यूनिटी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। स्मूथ ऑपरेशन चलते रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि ऑपरेशन स्मूथली चल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन का? पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। पहली बात तो ये हमारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, कोऑर्डिनेशन एक बना देता है। एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके लिए काम कर रहे हैं? एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। ये बात उन्हें एहसास कौन कराता है? उनका कोऑर्डिनेशन कराता है। इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। और इससे बात भी तय होती है कि एक्शन में क्या आती है, यूनिटी। एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टीम। कोऑर्डिनेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करती है और ग्रुप एफर्ट्स को जो है इंटीग्रेट करती है। आगे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन कोऑर्डिनेशन कर लो बाकी फिर लड़ाई दंगा होने दो आपस में, ठीक है। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर फ्रॉम टॉप टू ऑपरेशनल लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? टॉप टू ऑपरेशनल लेवल। टॉप मतलब टॉप से लेकर ऑपरेशन। ऑपरेशनल कौन से लेवल को बोलते हैं? लोअर लेवल को, मिडिल, टॉप, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। इस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी है, सबकी है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिडिल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बॉटम वालों की भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वास्तव में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सबकी जिम्मेदारी है? एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन की कि सबकी है? तो सबकी जिम्मेदारी है कि अच्छा दूसरा थपर्रे देता रहे और हम जो है कोऑर्डिनेशन में हम तो गले लग जाए भैया कोऑर्डिनेशन में, वो थपर्रे दिए। अरे भैया नहीं यार, सबको कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का? बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगर लेना है तो कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, इंप्रूव एफिशिएंसी हो जाएगी। वैसे ही सिंपल सी बात है भैया, जब जहां पर बात नहीं, देखो कि बने की बात है, बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो फिर बिगड़ गई फिर बात। इसलिए ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन के बिना तो सब कुछ बिगड़ ही जाएगी बात, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो फाइनली अगर मैं इस चैप्टर का कंक्लूजन देखूं तो क्या कंक्लूजन मुझे देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, एफिशिएंसी, सक्सेसफुल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट कंबाइंस आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशनलिज्म to achieve goals while ensuring employee satisfaction and social responsibility। इन लाइनों में सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया? तो सब कुछ आ गया। क्या आ गया? कि मैनेजमेंट एक एसेंशियल ग्रोथ है, एफिशिएंसी है, मतलब मैनेजमेंट एसेंशियल है काय के लिए? एसेंशियल ग्रोथ नहीं, मैनेजमेंट एसेंशियल है फॉर ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी के लिए। किस किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी के लिए, सक्सेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट आवश्यक है। और कंबाइन है, ये किन चीजों से मिलकर बना है? इसमें साइंस है, इसमें आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशन है, इसका नेचर है ना कि इसमें साइंस भी है, आर्ट भी है। तो और ध्यान रखना प्योर साइंस नहीं है, लेकिन प्योर साइंस नहीं है ये, ठीक है। प्रोफेशन भी है
और पर इसकी इतने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ध्यान रखना, प्रोफेशन तो है पर ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जैसा डॉक्टर वगैरह के लिए है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं लेकिन प्योर नहीं है। अचीव गोल्स, और एक गोल को अचीव करने के लिए ये सारी चीजें अरेंज की गई हैं। एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी देखते हैं, और क्या देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, समाज का भला भी देखा जाता है। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मैनेजमेंट एक तरीके से पूरी संपूर्ण देश की भलाई का जरिया है। अगर तरीके से मैनेजमेंट हुआ है तो संपूर्ण देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और देश के लोग भी तरक्की करेंगे, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी सुधरेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट हाई क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। आशा करता हूं आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हो तो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगला वीडियो जो है नेक्स्ट डे में अपलोड करूंगा। आप इन वीडियो से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, पर आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।